हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर कर रहे हैं कुछ सेंटर की मेजर स्कीम जिनके बारे में आपने बार बार न्यूज़पेपर में है सुना होगा। तो उन कुछ मेजर स्कीम को आज हम लेकर चल रहे हैं और इसके लिए हमने रेफरेंस के लिए जो कोचिंग है इंस्टीट्यूट है उसकी एक पीडीएफ है, उसको हमने रेफरेंस के लिए यूज़ है वो किया है। फर्स्ट हम स्कीम रीड कर रहे हैं यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसे पीएम विश्वकर्मा योजना के रूप में भी जाना जाता है, ये जो आपके कलाकार या फिर शिल्पकार वर्ग है उसके उनके ना उत्थान के लिए ये स्किल है, ये स्टार्ट की गई थी। उनको है ना स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी और स्किल प्रोवाइड करवाकर उनके जो कौशल विकास करके उनकी जो आजीविका है उसको बढ़ाना इसका मेन टारगेट है वो रखा गया है कि इसमें पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत इसमें जो बजट रखा गया है वो बजट है 13,000 करोड़ रुपए का। 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी। सेंटर की स्कीम है, सेंटर में 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इसका प्रारंभ है वो देखने मिलता है 17 दिसंबर 2023 से। 17 दिसंबर 2023 में ये स्टार्ट हो गई थी और इसकी जो डिक्लेरेशन हुई थी वो कब हुई थी, आपकी बजट 2023-24 में। और इसमें जो बजट का प्रावधान रखा गया है वो रखा गया है 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया है। इसमें 18 प्रकार के जो शिल्पकार है, कामगार है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको 500 रुपये का एक स्टाइपेंड के रूप में भी दिया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के रिगार्डिंग। 3 इसमें मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। एक तो आपकी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इसमें शामिल होगा, सेकंड इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आएगी और थर्ड इसमें एमएसएमई मंत्रालय है, इसको भी शामिल किया गया है। तो 3 मंत्रालयों के द्वारा ये संचालित की जा रही है, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। स्टार्टिंग डेट है इसकी 17 सितंबर 2023 और बजट में घोषणा हुई थी 2023-24 के बजट में 13,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया है। इसमें जो स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर है वो भी बनाए जाएंगे, जिनमें 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और स्टाइपेंड के रूप में इनमें 500 रुपये है वो दिए जाएंगे। तो इसकी कुछ मेजर विशेषताएं देखें तो इसमें आपको फर्स्ट देखने मिलती है कि इसमें विशेषताओं में हमें देखने मिलता है कि जो एमएसएमई श्रृंखला है उसके साथ जो शिल्पकार हैं उनके जो भी प्रोडक्ट होंगे, उनके प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उनको एमएसएमई श्रृंखला के साथ जोड़ना ताकि बाजार में पहुंच है वो वर्दी हो सके, उनके उत्पाद हैं उनको एक विस्तृत बाजार मिल सके और जो शिल्पकार और कारीगर है उनको स्किल प्रोवाइड करवा के उनका कौशल डेवलपमेंट करना, स्किल डेवलपमेंट में करना है। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा 18 प्रकार के कामगार हैं उनको कौशल प्रशिक्षण के रूप में उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनको 500 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं, इस टाइम पेड के रूप में दिए जाते हैं, जो उनको बीच में स्किल लेने के समय उनको जो आर्थिक हानि पहुंच रही है उसके लिए 500 रुपये इस टाइम पेड के रूप में दिए जाते हैं। साथ ही जब वो अपनी 5-7 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें 15 डे एडवांस ट्रेनिंग के बाद में उनको किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। स्किल जो वेरिफिकेशन सेंटर है उसके द्वारा कौशल जांच के बाद में उनको टूल किट के लिए 15,000 रुपये हैं वो दिए जाते हैं और इसके अलावा उन्हें बाद में वित्तीय सहायता भी दी जाती है। वित्तीय सहायता के रूप में अगर वो ना कुछ इंडस्ट्री वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो उन्हें टोटल 3 लाख रुपए तक का लोन है वो दिया जाता है 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी पर। उनको उपकरण वगैरह हैं उसकी खरीद के लिए रुपए दिए जा रहे थे 500 रुपये और उनको 500 रुपये तो स्टाइपेंड के रूप में दिए जा रहे हैं। 18 प्रकार के कामगार को शामिल किया गया है। उपकरण खरीद के लिए 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं और स्टाइपेंड के रूप में 500 रुपये दिए जा रहे हैं। 3 लाख तक का लोन दिया जाता है 5% की इंटरेस्ट ब्याज सब्सिडी पर। इसमें जो पहली किस्त दी जाती है वो 18 महीने के लिए दी जाती है 1 लाख रुपये के रूप में और दूसरी किस्त जो इसमें दी जाती है वो 30 मंथ के लिए दी जाती है 2 लाख के रूप में। दूसरी किस्त इसमें कितनी दी जाती है 30 मंथ के लिए 2 लाख रुपये। प्रति लेन देन के लिए इसमें 1 रुपये की सहायता पर अधिकतम 100 रुपये तक भुगतान है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। प्रति लेन देन अगर आप डिजिटल करते हो तो उसमें 100 रुपये तक आपको भुगतान है वो किया जाता है। इसका सत्यापन है वो ग्राम पंचायत स्तर पर जिला क्रियान्वयन समिति और स्क्रीनिंग समिति है उसके द्वारा इसका सत्यापन है वो किया जाता है। पात्रता इसमें रखी गई है प्रति परिवार में से कम एक व्यक्ति को इसमें चयन किया जाता है और जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो उसी को इसमें इंक्लूड है वो किया जाता है। और अंतिम 5 वर्षों में इसमें अन्य सरकारी योजना से ऋण नहीं ले रहा हो, इससे जो पर्सन है उनको इसमें सहायता है और जो
कौशल डेवलपमेंट का वर्क है, चयन पात्रता है उसमें किया जाता है, इसमें पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत। सेकेंड जो स्कीम हमें यहाँ पर देखने मिलती है वो आपकी आती है पीएम प्रमाण योजना। पीएम प्रमाण योजना जिसके प्रारंभ में इसका नाम आपको देखने मिलता है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। नियम अब वर्तमान में इसका नाम है वो 2023 जो इसके बजट की घोषणा के बाद में इसका नाम है वो चेंज किया गया है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशन एंड एम्लिरेशन ऑफ मदर अर्थ। इस पीएम प्रमाण योजना है, इस योजना का जो मेन टारगेट रखा गया है वो आपके रासायनिक उर्वरक हैं उनको टारगेट किया गया है। रासायनिक उर्वरक है उनके प्रयोग में कमी करना, उनके वैकल्पिक जो यूज है, वैकल्पिक उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है, उनको प्रमोट करना, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से कहें तो जैविक कृषि उसको बढ़ावा देने के लिए जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो आपके केमिकल के रिगार्डिंग जो भी केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री है उसके द्वारा संचालित की जाने वाली स्कीम है पीएम प्रमाण योजना। फर्स्ट हमने देखी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसमें 18 प्रकार के जो कामगार हैं उनको इंक्लूड किया गया था और उनको 3 लाख तक का लोन है वो प्रोवाइड किया जा रहा था। नेक्स्ट जो हमने स्कीम कवर की है वो है पीएम प्रमाण योजना, और पीएम प्रमाण योजना है वो आपके केमिकल है उनके यूज़ को कम करने के लिए है। रासायनिक उर्वरक है उनको सब्सिडी के बोझ को कम करने और सब्सिडी की बचत है उसका 50% तक अनुदान के रूप में राज्य को दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार है वो सब्सिडी बचाने के लिए प्रयास करती है तो जो माना कि 100% इसमें किसी पर 100% तक सब्सिडी दी जा रही थी। अगर राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है और उसमें सब्सिडी के बोझ है, जैविक जो कृषि है यूरिया डीएपी इन पर 100 करोड़ रुपए का लाभ है वो उसने प्राप्त किया है इसको बचाकर, तो उसमें से 50% का लाभ है वो राज्य सरकार को केंद्र द्वारा दिया जाएगा। इसलिए संचालित कौन सी योजना है? पीएम प्रमाण योजना, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना इसका मेनली रूप से नाम से ही इसका पता चल जाएगा कि ये कौन से सेक्टर के लिए चलाई जा रही है। मैग्रोव वन है उनके लिए ये संचालित की जा रही है। मैग्रोव है वन है उनके पौधारोपण है उसको बढ़ावा देने के लिए। इसकी फुल फॉर्म आपको देखने मिलेगी मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। कौन सी योजना? मिष्टी योजना, मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसकी रिगार्डिंग जो मंत्रालय है, क्योंकि ये मैग्रोव वनों के रिगार्डिंग है तो मंत्रालय भी आपको कौन सा देखने मिलेगा? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो इसमें देखने मिलता है। इसका जो मेन टारगेट रखा गया है तटीय रेखा है उसके साथ साथ मैग्रोव पौधारोपण है उसको बढ़ावा देना इसका मेन टारगेट रखा गया है। और इस योजना में CAM कैंपा फंड और मनरेगा के माध्यम से भी इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट जो स्कीम आती है वो है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना है ये 2023 जो इसमें इसकी घोषणा की गई थी। जो वेटलैंड एरिया है, आर्द्र भूमि है, उनके इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना इसमें किसमें योजना में रखा गया है? अमृत धरोहर योजना। जो पीएम प्रमाण योजना थी वो रसायन सेक्टर के लिए थी। मिष्टी योजना है वो मैग्रोव सेक्टर के लिए थी। अमृत धरोहर है वो किसके लिए है? वेटलैंड एरिया के लिए है। नेक्स्ट आती है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र है, इसकी घोषणा की गई थी 2023 को इसके बजट में। इसमें जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको सेविंग है उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। 2 साल की अवधि 2023 से 25 तक के लिए 7.5% तक की निश्चित ब्याज दर इसमें प्रावधान रखा गया है। अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जमा करने पर कि इसमें सुविधा है। तो महिलाएं अगर बैंक में अपने जमा करती है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक वो जमा करती है तो उनको 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट है वो मिलती है। और 2 साल की अवधि 2023 से 25 तक के लिए स्कीम है वो संचालित की जा रही है। आंशिक निकासी का विकल्प है वो भी इसमें प्रदान किया जा रहा है। 2023 जो इसके बजट में इसकी घोषणा की गई थी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट स्कीम आती है पीएम कौशल विकास योजना। पीएम कौशल विकास योजना है, इसकी स्टार्टिंग 2015 में हो गई थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही एक योजना है जिसमें टारगेट रखा गया था कि जो बेहतर आजीविका है इसके लिए 40 करोड़ युवा हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए जाने का टारगेट इसमें रखा गया था। वर्तमान में जो पीएम कौशल विकास योजना है इसका 4.0 जो संस्करण है वो संचालित किया जा रहा है 2023 जो इसके बजट में इसकी घोषणा की गई है। और जो 4.0 है इसका जो आगामी टारगेट अवधि है रहेगी वो 3 वर्ष के लिए रहेगी, जिसमें 30 स्किल इंडिया सेंटर है वो स्थापित किए जाएंगे। साथ ही रोबोटिक्स उद्योग 4.0 AI और IT ड्रोन प्रशिक्षण जैसे नए पाठ्यक्रम है वो इसमें इंक्लूड किए गए, किसमें? पीएम कौशल विकास योजना।
इसका अभी वर्तमान में जो संस्करण चल रहा है 2023-24 में वो 4.0 है और ये वर्तमान संस्करण 2023-24 वाला आगामी 3 वर्ष के लिए संचालित होगा और जिसमें 30 इंडिया स्किल सेंटर है वो स्थापित किए जाने के रिगार्डिंग प्रावधान है वो रखा गया है। जो कि नाम में पता चल रहा है कौशल के रिगार्डिंग ये स्कीम है, तो कौशल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट आती है स्कीम, उसका नाम है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है, ये स्पेशली रूप से पीवीटीजी ग्रुप है उनके डेवलपमेंट के लिए संचालित की जा रही एक स्कीम है। इसमें विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह है या फिर जिन्हें आदिम जनजातीय कहा जाता है, जिसमें 75 ट्राइब है, इनको इंक्लूड किया जाता है और इसकी सिफारिश है वो की थी आपके ढेबर कमीशन द्वारा 1973 में। तो ढेबर कमीशन की सिफारिश के आधार पर पीवीटीजी ग्रुप है इसको अलग से ग्रुप के रूप में चयन किया गया था। इसका फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई थी, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया है। पीवीटीजी ग्रुप है, इसके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इसका मेन टारगेट है वो रखा गया है। भारत में 75 पीवीटीजी ग्रुप है, जिसमें से राजस्थान में देखने मिलती है 12 की शहरी जनजाति है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। और इस पीवीटीजी ग्रुप है इनको सुरक्षित आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो इसमें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। मैक्सिमम पीवीटीजी ग्रुप है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट स्कीम आती है भारत श्री योजना। भारत श्री योजना है, इसकी घोषणा भी 2023-24 के बजट में की गई है। भारत श्री योजना है, इसकी फुल फॉर्म आपको देखने मिलेगी भारत शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एक प्रकार की डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय बनाने के रिगार्डिंग ये स्कीम है भारत श्री योजना, जिसमें 1 लाख प्राचीन शिलालेख हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा और हैदराबाद में इसके लिए ASI द्वारा स्थापित किया जा रहा है। एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है भारत में ASI द्वारा हैदराबाद में। 2023-24 के बजट में स्कीम जिसकी घोषणा की गई थी वो आपकी है भारत श्री योजना, भारत शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट स्कीम देखने मिलती है हरित हाइड्रोजन मिशन। हरित हाइड्रोजन मिशन है, ये भी 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा ये स्कीम है वो संचालित की जा रही है, जिसके लिए बजट रखा गया है 19,700 करोड़ रुपए का। इसके में जो उद्देश्य रखा गया है इसका पर्पस देखने मिलता है वो है ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र है उसमें कार्बन मुक्त बनाने का इसमें मेन टारगेट है वो देखने मिलता है। 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना इसका मेन टारगेट रखा गया है। ईंधन आयात है उसमें 1 लाख करोड़ की कमी की जाएगी और 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 6 लाख का इसमें रोजगार सृजन करने का टारगेट है वो रखा गया है। तो ये स्कीम है हरित हाइड्रोजन मिशन 2023-24 के बजट में जिसकी घोषणा की गई थी। बजट के प्रावधान है 19,700 करोड़ रुपए। हरित हाइड्रोजन तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो इसमें मंत्रालय आपको कौन देखने मिलेगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। स्कीम किसके लिए रिगार्डिंग है, आपके एनर्जी के रिगार्डिंग है, तो मंत्रालय भी कौन सा है, एनर्जी के सेक्टर के रिगार्डिंग मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और इसमें जो मेन टारगेट रखा गया है वो है 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन है इसका उत्पादन करना। 2030 तक आपको इंडिया में 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का टारगेट किस योजना के तहत रखा गया है, तो वो है हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत। ईंधन आयात है इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की कमी करना। वर्तमान में हम ईंधन है उसको इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट है उसको 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ है इसमें कमी करना है और इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट है 8 लाख करोड़ किए जाएंगे और जो जॉब क्रिएशन किया जाएगा वो 6 लाख रोजगार है वो सर्जित किए जाएंगे। तो ये हमने देखी है कौन सी आपके हरित हाइड्रोजन मिशन। इससे पहले हमने पीवीटीजी ग्रुप के रिगार्डिंग प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन देखा था, जो आदिम जनजाति हैं उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग था और इसके लिए 1973 में ढेबर आयोग है उसके द्वारा सिफारिश की गई थी, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उसके लिए कि उनके विकास के लिए अलग से प्रयास किए जाए। तो हमने इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 15,000 करोड़ रुपए का इस वर्ष के बजट है, इसमें प्रावधान रखा गया है। पीवीटीजी ग्रुप है उनके सुरक्षित आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए। सर्वाधिक पीवीटीजी ग्रुप है वो आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद में तेलंगाना में देखने मिलते हैं। इससे पहले हमने देखी थी स्कीम वो थी PM कौशल विकास योजना, और कौशल विकास में स्किल प्रोवाइड करवाई जा रही है 2015 से। अभी इसका PM जो कि 4.0 आया था, PM कौशल विकास योजना का 4.0 जो चल रहा था संस्करण, इसमें
3 वर्ष के लिए संचालित रहेगा और 30 स्किल इंडिया सेंटर स्थापित है वो इसमें किए जा रहे पीएम कौशल विकास योजना 4.0 में। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग इसमें जो सेंटर है वो उस प्रकार के जो भी होंगे पाठ्यक्रम में ऐड किए जाएंगे। जो भी कोर्स वगैरह होंगे उनको नए पाठ्यक्रम में पीएम कौशल विकास योजना में शामिल है वो किया जाएगा। और इससे पहले हमने महिला समान बचत प्रमाण पत्र देखा था, जिसमें महिलाएं 2 लाख रुपए तक जमा कर सकती है और उनको 7.5% तक इंटरेस्ट रेट पर ब्याज मिलता है। आंशिक उनको निकासी विकल्प है वो भी उपलब्ध था। 2023 से 25 तक के लिए स्कीम थी और इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको सेविंग के हेतु प्रमोट करने इसमें मेन टारगेट है वो रखा गया था। तो नाम से ही पता चल रहा है महिला सम्मान बचत प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा हमने अमृत धरोहर योजना देखी है, जो वेटलैंड एरिया है उनके इष्टतम उपयोग को बढ़ाने के लिए। पीएम प्रमाण योजना देखी है जो रसायन सेक्टर के लिए थी। मिष्टी योजना थी वो मैंग्रोव इनिशिएटिव के लिए थी। मैंग्रोव सेक्टर है उसके लिए एक CMPA फंड बनाया गया था, वन आरोपण संबंधी फंड है जो मनरेगा के माध्यम से जिसको लागू किया जा रहा था। और सबसे पहले हमारी स्कीम थी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जो कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय, साथ ही वित्त मंत्रालय और MSME मंत्रालय द्वारा संचालित थी, जिसमें 3 लाख रुपए तक का 2 किस्तों में ब्याज लोन है वो मिल रहा था 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ। अभी हम कवर कर रहे हैं कुछ नेक्स्ट स्कीम, जिसमें फर्स्ट स्कीम आपको देखने को मिलेगी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है ये बजट 2023-24 में संचालित इसकी घोषणा की गई थी। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया है उसका उन्मूलन करना इसका मेन उद्देश्य है वो रखा गया था। जनजातीय सेक्टर है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे 40 वर्ष तक के 7 करोड़ लोग हैं, उनको यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इसमें की जाएगी। तो जनजातीय क्षेत्र में 40 वर्ष तक के जो भी 7 करोड़ पीपल हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जा रही थी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत। 2023-24 में इसकी घोषणा हुई है और 2047 तक इसमें सिकल सेल एनीमिया है इसका उन्मूलन करना सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है रखा गया है। भारत सरकार के वर्तमान में विजन ही आपको देखने को मिल रहा है 2047 तक की भारत को डेवलप्ड कंट्री के रूप में विकसित करना, और उसी में रखा गया है कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया है इसका उन्मूलन कर देंगे। तो ये है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया है इसे उन्मूलन करना है और इसमें 40 वर्ष तक के जो भी 7 करोड़ पीपल हैं उनका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इसमें की जा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट स्कीम आपको देखने को मिलती है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड है, कृषि वर्धक निधि है, इसकी घोषणा भी 2023-24 के बजट में की गई थी। ग्रामीण सेक्टर है उसमें कृषि स्टार्टअप है और ये खोलने हेतु फंड का प्रावधान और कृषि क्षेत्र में नवीन टेक्नोलॉजी है इसको प्रमोट करना इसमें मेन टारगेट है वो रखा गया है। इसमें मेन प्रोविज़न इसमें रखे गए हैं कि कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक है उसको बढ़ाया दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कृषि स्टार्टअप है इनको खोलने हेतु फंड है वो प्रोवाइड करवाया जाए। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, कृषि वर्धक निधि, कृषि को बढ़ाने के लिए, तो कृषि को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप खोलो और तकनीक है न्यू टेक्नोलॉजी है इसको इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट आती है यूनिटी मॉल योजना। यूनिटी मॉल यानी कि एकता मॉल स्थापित किए जा रहे हैं और बजट 2023-24 में इसके लिए घोषणा है वो की गई है। यूनिटी मॉल योजना, एकता मॉल, हस्तशिल्प उत्पाद, GI उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद हैं, इस प्रकार के जो भी उत्पाद हैं इनके प्रचार और इनकी बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो यूनिटी मॉल है वो स्थापित किए जा रहे हैं। विशेषता इनकी रखी गई है, यूनिटी मॉल है इनको राज्य की राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में स्थापित किया जाएगा। जो यूनिटी मॉल है उनको राज्य की राजधानी में या फिर पर्यटन सेंटर पर या फिर जो फाइनेंशियल जो कैपिटल होती है उन स्थानों पर जो किसी ज़िले के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनके रिगार्डिंग एक यूनिटी मॉल है वो स्थापित किया जाएगा। तो ये है यूनिटी मॉल योजना। नेक्स्ट आती है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, इसकी घोषणा 22-23 के बजट में हो गई थी। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की घोषणा 22-23 के बजट में हो गई थी और इसमें 500 ब्लॉक का चयन किया गया है जिनका समग्र विकास किया जाएगा। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में 5 जिले इसमें शायद तक इंक्लूड है, आपके
आकांक्षी ब्लॉक वाले में होने चाहिए। आकांक्षी जिला नहीं, वो आकांक्षी जिले हैं जिसमें जैसलमेर, धौलपुर, इसके अलावा आपके सिरोही, बारां, करौली, इस प्रकार के ज़िले हैं इसमें इंक्लूड है। वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक में 500 ब्लॉक है, देश भर में 500 ब्लॉक हैं। इनके डेवलपमेंट का टारगेट है वो रखा गया है। 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा है वो की गई थी। नेक्स्ट स्कीम आती है कृषि उड़ान योजना। कृषि उड़ान योजना है 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका मेन जो टारगेट रखा गया है वो शीघ्र नष्ट होने वाली जो भी कृषि उत्पाद होते हैं उनके परिवहन है उसमें सुधार कर मूल्य है उसकी प्राप्ति को बढ़ाना। जो किसान है, किसान अगर टाइम पर है ना मंडियों तक अपने जो खाद्यान्न है उसको लेकर नहीं जाते हैं, वो बीच में यानी कि जो जल्दी ख़राब होने वाली फसलें हैं जैसे सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह हैं, तो इनको जो शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पाद है इनके परिवहन है इसमें सुधार करना है। इनके जो परिवहन सुविधाओं को विकास करके किसान टाइम पर मार्केट में अपने जो प्रोडक्ट है उनको पहुंचा सके, इसके लिए कृषि उड़ान योजना संचालित की जा रही है। और उड़ान यानी कि कौन सा मंत्रालय होगा, उड़ने से रिगार्डिंग यानी नागरिक विमानन मंत्रालय। तो नागरिक विमानन मंत्रालय जो है सिविल जो आपका एयरलाइंस के रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कृषि उड़ान योजना संचालित की जा रही है। देश के टोटल 53 हवाई अड्डे हैं, 53 हवाई अड्डे हैं, उनका चयन किया गया। 53 एयरपोर्ट का इसमें चयन किया गया है। परिवहन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है और ये परिवहन है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए होगा। किसके लिए? जो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी मार्ग हैं उन पर इस प्रकार की सुविधा है वो की जाएगी। इसके अलावा किसान रेल भी इसमें बनाई जा रही है। रेल मंत्रालय द्वारा जब आपकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो आपके इसमें हेल्प कर रहा है, तो जो आपके रेल मंत्रालय वो भी इसके रिगार्डिंग की जो शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद हैं उनके लिए किसानों के लिए रेल मंत्रालय ने एक किसान रेल है इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा संचालित कृषि उड़ान योजना के समतुल्य है किसान रेल। किसान रेल के माध्यम से कृषि उत्पाद है उनको जल्दी परिवहन किया जा सकेगा। पहली किसान रेल इस प्रकार की वो चलाई गई थी देवताली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। तो जो महाराष्ट्र के देवताली से दानापुर बिहार के मध्य जो पहली रेल चली थी वो किसान रेल पहली थी। और अब तक है ना 1586 किसान रेल है वो चालू की जा चुकी है। तो रेल मंत्रालय है वो भी जो शीघ्र आपके नष्ट होने वाले कृषि उत्पाद है उनको मार्केट तक पहुंच है वो सुनिश्चित करने के लिए कृषि रेल है वो संचालित कर रहा है। नेक्स्ट आपको देखने में मिलेगी मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर है ये 2022-23 के बजट में इसकी स्टार्टिंग की गई है। 24 अप्रैल 2022 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत वर्ष में देश में प्रत्येक जिले में 75 जल निकाय हैं, उनके विकास और उनके कायाकल्प करने के रिगार्डिंग इसमें टारगेट है वो रखा गया था। और राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पुराने जो 33 जिले हैं उन प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकाय हैं, उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग था। तो राउंडिंग ये 2475 के राउंडिंग होता है, तो 75 गुणा 33 करके भी आप देख सकते हैं। तो ये मिशन अमृत सरोवर में जो जलीय निकाय है उनके रिगार्डिंग है। अमृत सरोवर तो अमृत सरोवर से जल निकाय, तो अमृत यानी कि वाटर के रिगार्डिंग, तो जल निकाय मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत यानी आज़ादी के अमृतकाल 75 वर्ष है। ये कंप्लीट होने पर 75 प्रत्येक जिले में जलीय निकाय है उनके कायाकल्प के रिगार्डिंग था। इसमें जो टारगेट रखा गया है वो है कुल 50,000 अमृत सरोवर है उनका तो निर्माण करना। और अब तक 93,000 अमृत सरोवर है वो ये चयनित किए जा चुके हैं। हमने टारगेट रखा था 50,000 का और चयन हमने कर लिए हैं 93,000। अब डेवलप्ड इसमें से कितने होते हैं वो नेक्स्ट जब भी डाटा आएंगे तो उनमें पता चलेगा। नेक्स्ट आती है आपकी फेम इंडिया, फेम फर्स्ट और फेम सेकंड। 2015 से ये संचालित की जा रही है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जो हैवी इंडस्ट्री है उसके द्वारा इस मंत्रालय द्वारा इसको फेम इंडिया को संचालित किया जा रहा है। देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन हैं इनको बढ़ावा देने के लिए और कार्बन उत्सर्जन है उसको सीमित करने के लिए फेम इंडिया स्कीम है ये स्टार्टिंग की गई है। इसका पहला चरण 2015 से 19 तक देखने मिलता है और दूसरा चरण 2019 से 24 के मध्य देखने मिलता है। फेम इंडिया का जो फर्स्ट मिशन था
वो 15 से 2019 तक था। और सेकंड मिशन है ये 19 से 24 के मध्य देखने मिलता है। सब्सिडी के माध्यम से 7,000 ई बसें, 50,000 तिपहिया वाहन, 55,000 कारें और इसके अलावा 10 लाख दोपहिया वाहन हैं इनको समर्थन दिए ना, इसमें मेन टारगेट है वो रखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर चार्जिंग स्टेशन भी फेम इंडिया के तहत लगाए जाएंगे। तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जो संचालित स्कीम है ये है आपकी फेम इंडिया, जो इलेक्ट्रिक वाहन है इनको बढ़ावा देने के लिए और जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो उस कार्बन उत्सर्जन है इसको सीमित करने के लिए जो स्कीम थी वो थी फेम इंडिया। इसमें सब्सिडी है वो 7,000 ई बसें, 50,000 तिपहिया वाहन, 55,000 कारें और 10 लाख दोपहिया वाहन हैं उनको इसमें सब्सिडी के माध्यम से समर्थन देना टारगेट रखा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं और इसके 2 चरण हो चुके हैं। एक फर्स्ट था 2015 से 19 और सेकंड था 2019 से 24। और इससे पहले हमने मिशन अमृत सरोवर देखा था जिसमें आज़ादी के 75वें वर्ष में हम प्रत्येक ज़िले में 75 जो भी जल सरोवर है उनका हम कायाकल्प कर रहे थे। टारगेट हमने 50,000 का रखा था अमृत सरोवर का और जिनका हमने चयन कर लिया थे वो थे 93,000 अमृत सरोवर। इससे पहले हमने कृषि उड़ान देखी थी जो आपकी नागरिक विमान मंत्रालय द्वारा 2020 में जिसकी घोषणा की गई थी और उसी के आधार पर जो रेल मंत्रालय है उसने किसान रेल स्टार्ट की है। जो फर्स्ट इस प्रकार की रेल चलाई थी वो देवताली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य चली थी और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 1586 के अराउंडिंग या फिर इससे भी ज़्यादा किसान रेल है वो स्टार्ट हो चुकी है। आकांक्षी ब्लॉक हमने देखा था जिसमें 500 ब्लॉक का चयन किया गया है डेवलपमेंट के लिए। और यूनिटी मॉल देखे थे जिसमें प्रत्येक ज़िले का जो एक स्पेशल उत्पाद होता है, प्रत्येक ज़िला एक उत्पाद है, उनकी प्रचार उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के यूनिटी मॉल प्रत्येक राज्य की राजधानी या फिर जो वित्तीय राजधानी होती है या फिर जो उसकी पर्यटन मेन सेंटर होता है उस प्रकार है वहाँ पर इस प्रकार के यूनिटी मॉल हैं वो ओपन किए जाएंगे। एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हमने एक एक्सीलरेटर फंड भी देखा था जो नवीन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के रिगार्डिंग था 2023-24 के बजट में जिसकी घोषणा की गई थी। साथ ही हमने टारगेट रखा था इस जो सिकल सेल एनीमिया है उसके लिए 2047 तक उन्मूलन का टारगेट रखा था और इसके लिए हमने 7 करोड़ लोग हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग भी की थी जो 40 वर्ष की एज है उनके रिगार्डिंग। तो ये हमने अभी तक की जो भी स्कीम है उनको भी हमने कवर कर लिया रिविजन के माध्यम से। नेक्स्ट जो हमारी आपकी इम्पोर्टेंट स्कीम आती है वो आती है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है और 2018 में इस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसकी घोषणा की गई थी। इसमें जो मेन टारगेट रखा गया है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना इसमें मेन टारगेट रखा गया है। इसलिए जो आप देखोगे कि जो मंत्रालय भी कौन सा देखने मिलेगा, पंचायती राज मंत्रालय है वो देखने मिलेगा। और चूँकि स्कीम में ग्राम स्वराज की है, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके डेवलपमेंट के लिए है तो मंत्रालय भी पंचायती राज मंत्रालय है। 2018 में इसको स्टार्टिंग की गई थी। फर्स्ट फेज़ था 2018 से 22 के मध्य, सेकेंड है 2023 से 26 के मध्य में। जो स्थानीय निकाय हैं उनको वित्तीय रूप से मजबूत करना और आकांक्षी जिले हैं 117 जिले हैं उनमें पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना। आकांक्षी जिले कितने हैं 117, ब्लॉक कितने थे 500, जिले कितने हैं 117। तो 117 जिलों में पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में मेन टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट जो स्कीम आपको देखने मिलेगी वह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में स्टार्ट की गई, इसकी घोषणा थी और 2019 में ये स्टार्ट हुई है। 15 फरवरी के अराउंडिंग इसकी घोषणा की गई थी और मार्च 2019 में ये स्टार्ट हुई है। जो आपके लेबर मिनिस्ट्री है श्रम योगी यानी कि मंत्रालय कौन सा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय इसमें देखने मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं उसको इस योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। किसमें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में। जो आपके असंगठित क्षेत्र है उनके लिए उनके जो भी श्रमिक है उनको क्या दी जाएगी, वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में। इसमें जो पात्रता रखी गई है वो रखी गई है 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के जो भी श्रमिक हैं वो इनमें पात्र हैं। उनकी अधिकतम मासिक आय है जो 15,000 रुपये तक की हो और 60 वर्ष की उम्र के पश्चात उनको
30,000 रुपये का न्यूनतम मासिक पेंशन है वो प्राप्त होगी। जो EPFO या फिर NPS के सदस्य नहीं है या फिर आयकर दाता नहीं है, उन्हीं जो श्रमिक हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये कौन सी स्कीम है आपके? प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। बेसिक रूप से 2019 में स्टार्ट की थी। श्रम योगी मानधन जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराने की रिगार्डिंग थी, और 18 से 40 उम्र के जो श्रमिक है वो इस योजना में पात्र हैं, और उनको 60 उम्र जो 60 वर्ष के पश्चात उनको 3,000 रुपये का न्यूनतम मासिक वेतन पेंशन है वो प्राप्त होगी। और अधिकतम मासिक आय उनकी किस प्रकार की होनी चाहिए? 15,000 रुपये तक की हो, और जो EPFO या फिर NPS है या फिर आयकर दाता है ये नहीं होने चाहिए। यानी कि EPFO या फिर NPS के सदस्य नहीं हो और आयकर दाता भी नहीं हो, उन जो असंगठित श्रमिक हैं उनको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ है वो मिलेगा। इससे पहले हमने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान देखा था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनकी प्राप्ति के लिए पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित की जा रही थी। 117 जिले हैं जो आकांक्षी जिले हैं, उनमें पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने, उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो स्वराज अभियान था। और अभी हमने देखिए श्रम योगी मानधन जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं 15,000 रुपये तक जिनकी मासिक आय है उनके लिए 3,000 रुपये की पेंशन प्राप्त होने की रिगार्डिंग स्कीम हमने देखी है। अभी नेक्स्ट स्कीम आपको देखने मिलेगी PM वय वंदना योजना। वय वंदना वय यानी कि वृद्ध जो भी हैं, तो वय वंदना योजना है 60 वर्ष से अधिक की आयु के जो भी नागरिक है उनको आगामी 10 वर्षों में एक निश्चित पेंशन प्रदान करना इसमें मेन टारगेट है वो रखा गया है। इस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसका संचालन LIC द्वारा किया जा रहा है। 2017 में इसकी घोषणा की गई थी, 4 मई 2017 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है PM वय वंदना योजना। और इसमें पेंशन का भुगतान है वो खरीदी गई LIC है उसकी कीमत पर आधार पर किया जाता है। अगर व्यक्ति न्यूनतम 1 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की अधिकतम पेंशन खरीद सकता है, और इसी आधार पर उसको 1,000 से 10,000 रुपये के मध्य में पेंशन राशि है वो प्राप्त होगी। किसमें? PM वय वंदना योजना। जो 60 से अधिक आयु के नागरिक हैं उनको 10 वर्षों तक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना इसमें मेन टारगेट LIC द्वारा रखा गया है। तो LIC द्वारा संचालित की जा रही है कौन सी? आपकी PM वय वंदना योजना। और इसमें जो पॉलिसी है वो न्यूनतम पॉलिसी रखी गई 1.5 लाख, अधिकतम इसमें पॉलिसी रखी है 15 लाख। न्यूनतम पेंशन राशि है 1,000 से स्टार्ट होकर 10,000 रुपये के मध्य की पेंशन राशि है वो इसमें प्राप्त होगी। और LIC इसमें मेन याद रखना है LIC द्वारा संचालित है। 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी नागरिक है वो इस योजना में लाभ है वो ले सकते हैं PM वय वंदना योजना में। श्रम योगी मानधन में कौन सी एज थी? 18 से 40, और उसमें 18 से 40 तक के जो भी श्रमिक हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और उनको 60 वर्ष की एज में 3,000 रुपये का मासिक जो पेंशन है वो प्राप्त हो रही थी। और वय वंदना में वृद्ध जो हैं उनको इस प्रकार का लाभ है वो मिलता है। नेक्स्ट आती है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी है ये 2 सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, और मिशन कर्मयोगी है ये सिविल सेवकों के लिए संचालित है। तो कर्मयोगी है ये किसके लिए है? ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, सिविल सेवक वर्ग है इसके लिए है। भारतीय सिविल सेवक वर्ग केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो या केंद्र शासित प्रदेश के हैं, उनको अधिक रचनात्मक, उनको अधिक सक्रिय, पेशेवर, ऊर्जावान और पारदर्शी प्रौद्योगिकी सशक्त बनाने, उनको सक्षम बनाने के रिगार्डिंग मिशन कर्मयोगी है वो सेंटर द्वारा इसकी घोषणा की गई है 2 सितंबर 2020 की। और इसमें वर्ल्ड बैंक द्वारा इस मिशन में आर्थिक सहायता दी जा रही है, और इसके लिए प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है आई गोट प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? मिशन कर्मयोगी से। और इसमें सहायता किस के द्वारा दी जा रही है? फंडिंग किसके द्वारा की जा रही है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके लिए है? सिविल सेवकों के लिए है। उनको उनकी दक्षता में सुधार करना है, उनको रिगार्डिंग उनको टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जानकारी कवर करना है और टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाना है। मिशन कर्मयोगी में याद रखना है प्लेटफॉर्म आई गोट, वर्ल्ड बैंक हेल्प, सिविल सेवक है उनके लिए है, और सितंबर 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आती है खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन। ऑयल पाम के रिगार्डिंग एक मिशन है वो देखने मिलेगा, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन। और इसमें बजट रखा गया है 11,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान रखा गया है। कृषि के रिगार्डिंग स्कीम है तो कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है।
और इसमें पाम ऑयल है उसकी उत्पादकता में वृद्धि कर खाद्य तेल में आयात पर निर्भरता है उसको कम करना। जो हम फूड ऑयल है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी जो फूड ऑयल की इंपोर्ट हम जो कर रहे हैं उसको कम करने के लिए खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम के लिए एक मिशन है, वो स्टार्ट किया गया है कृषि और मंत्रालय द्वारा। 11,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है। 2026 तक पाम ऑयल है और उसके घरेलू उत्पादन को 11 लाख मीट्रिक टन तक करना इसमें टारगेट रखा गया है। पूर्वोत्तर भारत और अंडमान क्षेत्र है इसमें ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं। तो जो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान वाला एरिया है, उसको इसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि इसमें खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन पाम ऑयल के रिगार्डिंग जो मिशन है उसमें। नेक्स्ट आता है आपकी स्कीम आती है वो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है अक्टूबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और इसमें जो टारगेट रखा गया है नई रोजगार सृजन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा है इसमें वृद्धि करना, इसमें मेन टारगेट है वो रखा गया है। इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं वो है 15,000 रुपये से कम वेतनमान वाले जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति पर इसमें कुछ प्रावधान रखे गए हैं। एक तो ऐसे कर्मचारी ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें 1,000 कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए अलग प्रावधान है, और ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 1,000 से अधिक कर्मचारी हैं काम करते हैं उनके लिए अलग प्रावधान है। जहाँ पर 1,000 कर्मचारी कार्य करते हैं उनको तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान का मजदूरी का 24% तक कवर करके बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के लिए प्रमोट करना इसमें रखा गया है, कवर किया गया है। और जहाँ पर 1,000 से अधिक कारीगर लगे हुए हैं तो वहाँ पर जो नए कर्मचारी होंगे उनके संबंध में केवल कर्मचारियों को ईपीएफ का योगदान 12% तक का कवर है वो किया जाता है। ये है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जो 15,000 से कम वेतनमान वाले जो भी कर्मचारी हैं और ऐसे संस्थान जहाँ पर 1,000 कर्मचारी लगे हैं इस प्रकार के 15,000 से कम वाले, या फिर 1,000 से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, जहाँ पर 1,000 से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं वहाँ पर तो नए कर्मचारियों के संबंध में जो कर्मचारी हैं उनके ईपीएफ का 12% कवर किया जाता है। और जहाँ पर केवल 1,000 तक ही लगे 15,000 से कम वाले, वहाँ पर कर्मचारी और नियोक्ता का जो योगदान है दोनों की योगदान है उन पर मजदूरी का 24% तक का कवर करके बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार को प्रोत्साहित करना इसमें टारगेट रखा गया है आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत। अक्टूबर 2020 से ये संचालित की जा रही है आत्मनिर्भर भारत योजना। और इससे पहले हमने जो स्कीम कवर की है वो है खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन पाम ऑयल की जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें कमी करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट द्वारा बजट रखा गया था और टारगेट रखा था हमने 11 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करना। जो घरेलू उत्पादन है वो 11 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करने के रिगार्डिंग था 2026 तक। और पूर्वोत्तर भारत और अंडमान वाला एरिया है वो उसमें कवर किए गए थे खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट आपको एक स्कीम देखने को मिलेगी वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है, इसकी घोषणा की गई है 2022-23 के बजट में। जो उत्तरी सीमावर्ती गांव हैं उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उनको विकास करना है। तो बेसिक रूप से यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ये स्कीम है आपके वाइब्रेट विलेज है जो स्कीम है ये गृह मंत्रालय की एक योजना आपको देखने मिलेगी। और इसमें मेनली रूप से 4 राज्य प्लस 1 यूटी यानी कि 4 राज्य कौन कौन से हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, साथ ही 1 यूटी लद्दाख एरिया है, इसको फोकस किया जाएगा। और इनके जो सीमावर्ती गांव हैं उनके डेवलपमेंट के कार्य है इसमें किया जाएगा, किसमें वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम है इसमें सीमावर्ती गाँव है वहाँ पर सड़क, दूरदर्शन, संपर्क, आवास है इसके इन पर खर्च किया जाएगा। और इसमें 19 जिले हैं वो शामिल किए गए हैं, 4 गांव और 1 यूटी के। 2023 से 26 तक ये योजना चलेगी और इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है 4800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है वो इसमें रखा गया है। और इस प्रकार जो पहला वाइब्रेट विलेज बना था वो था अरुणाचल प्रदेश का किबुतु गाँव है, वो इस प्रकार से पहला डेवलप्ड वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत गाँव है जिसका विकास किया गया था। किबुतु गाँव का अरुणाचल प्रदेश का है। 2023 से 26 के मध्य ये योजना चलेगी और 4800 करोड़ रुपए का इसमें बजट प्रावधान रखा गया है। 4 राज्यों और 1 यूटी को इसमें शामिल किया जाएगा। घोषणा 2022-23 के बजट में की गई है। नेक्स्ट आती है आपकी स्कीम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। लघु व्यापारी मानधन योजना है जो आपके छोटे सेक्टर के जो भी व्यापारी हैं उनकी पेंशन के रिगार्डिंग ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी।
जो जीएसटी भी देते हैं, जीएसटी में भी पंजीकृत है, ऐसे व्यापारी जो जीएसटी में भी पंजीकृत है, जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है, तो उन जो छोटे कर्मचारी व्यापारी है, जो जिनकी आयु 18 से 40 वर्ग है, उनको 60 वर्ष की बाद में 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो। इसलिए ये एक स्कीम गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, जिनका सालाना टर्नओवर कितना है, 1.5 लाख करोड़ तक का टर्नओवर है, जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है। इस प्रकार की छोटे दुकानदार और खुदरा व्यापारी हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना, और इसका क्रियान्वयन भी LIC द्वारा किया जा रहा है, जीवन बीमा निगम है उसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे पहले हमने PM वय वंदना योजना देखी थी, उसका क्रियान्वयन भी LIC द्वारा किया जा रहा था, जिसमें 1,000 से 10,000 रुपये की मध्य की पेंशन दी जा रही थी, और इसमें LIC 3,000 रुपये पेंशन दे रही है। LIC 3,000 तो लघु व्यापारी मानधन में दे रही है, और पहले वाली थी वय वंदना, उसमें 1,000 से 10,000 रुपये तक पेंशन दे रही थी। जो कर्मचारी वर्ग है, जो व्यक्ति न्यूनतम 1.5 लाख और अधिकतम 15 लाख रुपए तक की पॉलिसी लेते हैं, तो उनकी पॉलिसी की कीमत के आधार पर पेंशन है वो दी जा रही थी। 60 से अधिक के आयु के जो भी नागरिक हैं, उनको PM वय वंदना योजना में। इसके अलावा हमने ये 3,000 रुपये प्रतिमाह की आई है, तो इससे अभी हमने बात की थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उसमें भी 60 वर्ष के बाद में 3,000 रुपये की पेंशन दी जा रही थी। ऐसे कर्मचारी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक के हैं, 18 से 40 एज ग्रुप के मिड के हैं, और साथ ही जो EPF NPS या फिर आयकर दाता नहीं है, उनको जो असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं, उनको प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है, उसमें भी 3,000 रुपये की मासिक पेंशन राशि है वो प्रदान की जा रही थी। नेक्स्ट आपकी स्कीम आती है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये 27 सितंबर 2021 में स्टार्ट किया गया है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको डिजिटल करना इसमें मेन टारगेट रखा गया है। आयुष्मान यानी कि जो हेल्थ के रिगार्डिंग है। अभी आयुष्मान जो पहले जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते थे, उनका नाम भी आयुष्मान के अकॉर्डिंग ही किया है, और उनका येलो कलर वगैरह। तो आयुष्मान है यानी कि जिनकी लंबी आयु हो, चिरंजीवी हो, उनके रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगी। तो उन स्कीम में आयुष्मान यूज़ किया जाता है जो हेल्थ के रिगार्डिंग होती है। तो ये भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डिजिटल के रिगार्डिंग है, यानी कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको डिजिटल करना। नाम से इसमें पता चल जाएगा आपको कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटल करने के रिगार्डिंग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन संचालित किया जा रहा है। 5 साल के लिए संचालित होगा। सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम देखने को मिलेगी, केंद्रीय क्षेत्र है, यानी कि 100% तक फंडिंग किसके द्वारा की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। स्टार्टिंग इसकी की गई है 27 सितंबर 2021 को, और इसकी एजेंसी आपको देखने मिलेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, वो इसकी एजेंसी देखने मिलेगी। इसमें जो विशेषता रखी गई वो है आभा ID का निर्माण करना। 14 अंकों की एक आभा ID बनाई जाएगी, और इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ इंटरफेस UHI एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस है वो बनाए जाएंगे। 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट है वो भी संचालित किए जाएंगे। ये है आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसमें हेल्थ के जो भी डाटा है उसको डिजिटल करना के रिगार्डिंग देखने मिलेगी। आभा ID बनाई जाएगी, 14 अंकों की क्या बनेगी, आभा ID बनेगी। 5 साल के लिए संचालित है। 27 सितंबर 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। एजेंसी याद रखनी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, वो इसकी संचालन एजेंसी है, वो देखनी होती है। नेक्स्ट आपकी स्कीम आती है वो आती है आपकी स्टार्स योजना। स्टार्स योजना है, ये है 16 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, घोषणा की गई थी। 23 फरवरी 2021 से ये संचालित है। स्टार्स का मीनिंग है यानी कि जो टीचिंग लर्निंग के रिगार्डिंग ये स्कीम देखने मिलेगी। स्टैटिक टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टूडेंट्स। भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भारत सरकार और द्वारा विश्व मंत्रालय वर्ल्ड बैंक है उसके सहयोग से ये योजना संचालित की जा रही है। 6 राज्यों में ये योजना संचालित है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा में ये संचालित की जाएगी। कौन सी, स्टार्स योजना। तो इसके आगे की जो भी स्कीम है वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें देखेंगे। अभी मेरा मोबाइल है वो काफ़ी डिस हो चुका है, तो इससे आगे की जो भी स्कीम है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।